गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बेटा हम चैप्टर 5 कर रहे हैं फर्स्ट बुक का, जो हमने कल शुरू किया है, अधिकार। कल आपको वीडियो के द्वारा इसकी डेफिनेशन समझाई गई थी और आज बेटा हम लेंगे अधिकारों की विशेषताएं या अधिकारों के मुख्य तत्व। अधिकार क्या है? अधिकार व्यक्ति की मांग है। पहला पॉइंट है हमारा, अधिकार व्यक्ति की मांग है। लेकिन मांग भी बेटा उचित, अनुचित और नैतिक और अनैतिक हो सकती हैं बेटा। तो व्यक्ति की वही मांग जिसे समाज द्वारा मान्यता प्रदान हो और राज्य द्वारा लागू किया गया हो, और उस मांग से किसी वर्ग विशेष के अधिकारों का हनन ना होता हो या किसी का शोषण ना हो या समाज का अहित ना हो, केवल वही मांग ही अधिकार कहलाएगी। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट बेटा। सेकंड पॉइंट है बेटा, और इसमें आप बैसाखी के डेफिनेशंस में लिखा हुआ है बेटा क्लियर, अधिकार मनुष्य का एक दावा है, एक मांग है, एक दावा है जिसे समाज द्वारा स्वीकार किया गया हो, मान्यता दी गई हो, राज्य द्वारा लागू किया गया हो, जो मैंने ऊपर आपको डिस्क्राइब किया है। उसके बाद अधिकारों का नैतिक आधार है, यानी वे अधिकारों में एक नैतिक तत्व छुपा होता है। व्यक्ति की नैतिक मांगें ही अधिकार का रूप लेती हैं, अनैतिक मांगे नहीं। जीवित रहने, संपत्ति रखने, विचार प्रकट करने आदि की मांगे मनुष्य की नैतिक हैं। चोरी करना, डकैती करना, किसी का कत्ल करना, ये अनैतिक मांगे हैं और ये कभी भी अधिकार नहीं बन सकती। यानी कि मनुष्य की जो नैतिक मांग है, व्यक्ति की नैतिक मांग है, उसे ही अधिकारों का रूप दिया जा सकता है, या जिन मांगों से व्यक्ति व समाज दोनों का हित हो वही अधिकार कहलाएंगे। तीसरा है बेटा, अधिकार समाज की देन है। हमने ऊपर भी पढ़ा बेटा कि क्या है बेटा, वही मांग जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्रदान हो और समाज में रहकर ही व्यक्ति को अधिकारों की प्राप्ति होती है। हम ये भी लाइन बोलते हैं बेटा, हमेशा ये हम सुनने में आया है, या हम अक्सर ये बात कहते हैं कि समाज के बिना मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। समाज में रहकर ही व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सकता है, और जिस व्यक्ति को समाज की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में वो पूर्ण समझता है, तो वह मनुष्य नहीं हो सकता, वो देवता या जानवर होता है। तो बेटा इसीलिए समाज में रहकर ही व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं और अधिकारों का अस्तित्व समाज में ही संभव है, और इसीलिए जो अधिकार है वो समाज की देन है। उसके बाद है बेटा, अधिकार व्यापक हैं, सार्वभौमिक हैं। अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान अधिकार होते हैं। ठीक है, अधिकार व्यापक होते हैं, वे किसी एक व्यक्ति वर्ग के लिए नहीं होते बल्कि संपूर्ण समाज के सभी लोगों पर लागू होते हैं। अधिकारों को प्रदान करते समय किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद बेटा, अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े हैं। जहाँ पर अधिकार होंगे वहाँ पर कर्तव्य भी अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं। एक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है तो उसके अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता देना दूसरे का कर्तव्य है। अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति बात जब कर रहा है तो दूसरे का शांतिपूर्वक उसकी बातों को सुनना, उसके विचारों को सुनना उसका एक नैतिक कर्तव्य बनता है, और जब दूसरा व्यक्ति बात करता है तो पहले वाले का वो कर्तव्य बन जाता है और दूसरे का अधिकार। तो ये चीज़ें भी आपको समझाई हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। समाज के व्यक्ति के उतने ही जितने अधिकार हैं उतने ही कर्तव्य होते हैं, और बिना कर्तव्यों के अधिकारों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। प्रोफेसर वाइल्ड इसमें कहते हैं, केवल कर्तव्यों के जगत में ही अधिकारों का महत्व है। यानी कि जिस समाज में कर्तव्यों के प्रति नागरिक जगत हैं, जागरूक हैं, वहीं पर ही अधिकारों का महत्व भी फलीभूत होता है। उसके बाद अधिकार बदलते रहते हैं। अधिकार बदलने का मतलब ये नहीं है कि आज ये अधिकार है तो कल वो अधिकार हो गया, नहीं। समय, काल, परिस्थितियाँ और शासन व्यवस्था में जब बदलाव आते हैं तो उसके साथ साथ समाज की आवश्यकताएं, नागरिकों की आवश्यकताएं बदलती हैं, और उस हिसाब से अधिकारों में भी परिवर्तन आता है। जब राजतंत्र था तो नागरिकों को इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे, और उसके बाद जैसे जैसे सत्ता बदली, जब एक तानाशाही सरकार होती है, डिक्टेटरशिप होती है,
तो उस समय भी बेटा नागरिकों को उतने अधिकार नहीं होते जितने कि एक लोकतंत्रीय समाज में होते हैं। तो इस प्रकार अधिकारों का स्वरूप भी शासन प्रणाली जैसे बदलती है, अधिकारों का स्वरूप और मात्रा भी बदलती रहती है। अधिकार असीमित नहीं होते। असीमित अधिकार अगर दे दिए जाएंगे तो समाज में अराजकता फैलने का डर रहता है बेटा। और जो भी अधिकार मनुष्य को दिए गए हैं, नागरिक को दिए गए हैं, समाज और कानून द्वारा उस पर उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। कैसे? आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप दूसरों को गालियां देना या विद्रोह फैलाने जैसी स्थितियों का देश में माहौल बनाएं। अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है तो इस बात का बिल्कुल भी आपको छूट नहीं दी गई है कि आप दूसरे धर्म के बारे में अन्वेषण या बेहुदा बातों का प्रचार करेंगे। और इसीलिए क्या है, कानून द्वारा हर अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे वे समाज के कल्याण में सहायक हों। उसके बाद है बेटा, अधिकारों का लक्ष्य सर्वहित होता है। अधिकारों का किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाना तो होता ही है व्यक्ति का, लेकिन उसका ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं होता, बिल्कुल भी अर्थ ये नहीं निकाल सकते कि उसमें सामाजिक कल्याण की भावना नहीं होती। अधिकार इसी चीज़ को ध्यान में रख के दिए जाते हैं कि उन्हीं अधिकारों को दिया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का, संपूर्ण वर्ग का क्या है, सर्वहित शामिल हो। अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित भी होते हैं। एक व्यक्ति के अधिकारों पर, जहाँ अधिकार है वहाँ पर उसके अधिकार सुरक्षित रहें किसी अन्य बड़े वर्ग या जो ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं। अब मान लीजिए माइनॉरिटीज़ में बहुत सारे लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी समुदाय हैं, अधिकार सभी को इक्वली दिए गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून का संरक्षण दिया गया है ताकि जो ऊंची जाति वाले किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव ना कर सकें या उन्हें समाज में नीचा ना दिखा सकें या उनके अधिकारों को प्राप्त करने में किसी प्रकार का बंधन ना लगा सकें। इसीलिए समाज द्वारा, राज्य द्वारा सभी के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। यानी कि अधिकारों का हनन होने की स्थिति में आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ये था हमारा बेटा आज का टॉपिक। आपको केवल वही लाइनें लिखनी हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं और इन पॉइंट्स को आपको याद भी करना है। आने वाली वीडियोज़ में बेटा हम अधिकारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।